नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे आज शतकीय कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है जब हम परिचर्चा के आज 100वें एपिसोड के साथ आप सभी से मुखातिब हैं, रूबरू हैं, उपस्थित हैं अपने शानदार वक्ताओं के साथ, हमेशा की तरह एक सुंदर विषय के साथ। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से दिन बीतते जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब परिचर्चा के 100 एपिसोड पूरे होंगे, शतकीय पारी हम खेलेंगे और जिस तरह क्रिकेट टूर्नामेंट में जब शतक लगती है तो बहुत सारी आतिशबाजियां होती हैं, बहुत हर्ष होता है, उल्लास होता है, खुशियां होती हैं और एक अलग जज्बा होता है, एक ऊर्जा होती है आगे बढ़ने की। उसी प्रकार इन ऊर्जा को हमने समेट रखा है। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम श्रोता सुधी जो हमेशा से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आज हम शतकीय पारी के साथ आप सभी से के सामने उपस्थित हैं और एक ऐसा विषय हमने लिया है जिसमें आर्थिक उन्नति तो है, लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, जब हमें लगता है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें गौर करना होता है, जिस पर हमें ध्यान देना होता है कि अगर हम आर्थिक विकास कर रहे हों, तो भावी पीढ़ी को हम क्या चीज़ सौंपेंगे और तब जब हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा मजबूत हो और उसको बिना नुकसान किए सतत विकास की ओर अग्रसर होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आज हमारे वक्ता इस समय मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। और ये विषय चुनना भी अपने आप में 100 एपिसोड के लिए एक विषय भी होना चाहिए था जिसमें वज़न हो। तो उस वजनी जो विषय को हमने चुना वो सतत विकास है और हमारे साथ कुछ श्रोता, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिवादन है आपका। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत अभिवादन है आपका। संजय जी, बहुत अभिवादन है और आप सभी को हमारे शतकीय पारी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम तमाम वक्ताओं से आपको अ, मिलवाते हैं, क्योंकि कुछ वक्ता हैं जो आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे पास हैं नए, तो उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मीता गुप्ता, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। शतकीय पारी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और चूँकि आप हमारी परिचर्चा का हिस्सा रही हैं शुरू से ही, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। और साथ में डॉक्टर सुनीता सिंह जी, मीता जी शिक्षाविद हैं, सुनीता सिंह जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ी हुई हैं। आप पर्यावरणविद हैं, चूँकि सतत विकास पर हम बात करेंगे और पर्यावरणविद ना हो तो फिर कहीं न कहीं बात अधूरी सी लगती है। तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है और बहुत साथ आपने निभाया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साथ मीनल शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हैं और पहली बार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। तो मीनल जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। वसीम अनवर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी शिक्षक हैं, आप सामाजिक शास्त्र पढ़ाते हैं, आप भी केंद्रीय विद्यालय के हैं। तो एक और हमारे वक्ता हैं धर्मेंद्र सिंह जी, जो शिक्षाविद हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय से हैं। तो 3 केंद्रीय विद्यालय के नायाब हीरे आज हमने चुराए हैं। अच्छा, 4, ओके, 4 चुराए हैं, चुरा कर, ढूँढ कर, तलाश कर लेकर आए हैं और पटल की शोभा से बढ़ेगी और बातचीत करेंगे हम सतत विकास की और सतत विकास में क्या बाधाएँ हैं, सतत विकास को किस रूप में हम आगे लेकर जा सकते हैं, भावी पीढ़ी को हम क्या कुछ सौंप सकते हैं, इन्हीं बातों का ताना-बाना आज बुना जाएगा। और डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी, आपका बहुत-बहुत आभार हमसे हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को हमारे शतकीय पारी की। और शतकीय पारी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मीनल जी, आपसे गुज़ारिश है आप अपने कैमरे को रोटेट पे कर लें, ऑटो रोटेट ऑन कर लें तो स्क्रीन सही से दिखाई देगी। धर्मेंद्र जी थोड़ी देर में हमसे जुड़ते हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि 10 मिनट का समय है आपके पास और 10 मिनट में ही अपने वक्तव्य आपको देने हैं और मैं चाहूँगी कि उस वो 10 मिनट आपके हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी पारी हो और बहुत अच्छे से आप इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलें। तो सबसे पहले मैं मीता जी से चाहूँगी कि मीता जी, आज शतकीय पारी है। 2 शब्द शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि हम सेलिब्रेशन 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन अभी चूँकि आज हमारा ख़ास दिन है, तो 2 शब्द शुभकामनाओं के साथ आज के विषय के ऊपर आप थोड़ा-सा हमारा ध्यान केंद्रित करें। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। और सबसे पहले तो मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि मैं ऐसे कार्यक्रम से जुड़ पाई हूँ जिसने आज 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। निश्चित तौर पर ये भी एक सतत प्रक्रिया है, ये भी एक सतत विकास है। तो मैंने सोचा कि हमारा जो 100वां एपिसोड हो उसका नाम क्या रखा जाए। विभा जी से विचार और विमर्श हुआ तो हमने ये विषय रखा सतत विकास। सतत विकास मानव जाति का ही विकास नहीं है, देखा जाए तो ये हमारे कार्यक्रम का भी विकास है। और हम एक से लेकर और हम आज 100वें एपिसोड पर पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं ने, दर्शकों ने हमारा साथ खूब निभाया है। उनके बिना हम नहीं चल सकते थे, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो सर्वप्रथम सभी का हृदय से धन्यवाद, आप सभी का आभार कि आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया। और क्योंकि ये सतत है, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो सतत है तो निरंतर अभी आगे और बढ़ना है, कई मंजिलों को अभी और पाना है, कई सोपानों को और चढ़ना है। तो जैसा कि विभा जी ने सर्वप्रथम मुझे इस विषय के बारे में बात करने के लिए आदेश किया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक अप्रोच है, ये प्रोग्रेस की ओर, प्रगति की ओर एक अप्रोच है। और इसका उद्देश्य है कि वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हम अपनी जरूरतों के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए उनकी जो जरूरतें होंगी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज न करें। यानी कि हम खुद भी जिए, सीधा सा सिद्धांत है, हम खुद भी जिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जीने का अवसर दें। ये बात आज से शुरू नहीं हुई है, 1920 के आसपास ये चर्चाएं शुरू होने लगी थी। और अब जब हम पर्यावरण की ये स्थिति देखते हैं, हम अपने आसपास के आर्थिक विकास की स्थिति देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमें कुछ सोचना है। और अभी हाल ही में संपन्न हुए G20 के महासंगम में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, सतत प्रक्रिया विकास की कैसी हो, इस पर काफी चर्चा हुई। तो क्योंकि आपने समय बहुत ही कम दिया है, मैं बहुत जल्दी से इस पर चर्चा करूंगी। इसमें सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, जो कि सूरज से हमें प्राप्त होती है, हवा से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है, जियोथर्मल पावर इसमें आती है। और ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर, यानी जो हमें, हमारा जो पेट्रोल है और बाकी मिनरल ऑयल है, उसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है, रिलायंस है हमारा, उस पर जो निर्भरता है उसे कम करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस की गैसेस को, उसके एमिशन को, उसके उत्सर्जन को कम करती है। इसके साथ साथ ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर एक इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा संदर्भ है। इसमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स को बनाते समय कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसी सामग्री लगाना जिसमें, और ऐसे डिजाइन बनाना जो एनर्जी सफिशिएंट हो। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे हमारे अपने विद्यालय में भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा इंतजाम किया है। इसमें रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स हो, सामग्री हम रिसाइकल कर सकें, रीयूज कर सकें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ हम प्रैक्टिसेस को अपना सकें जिसमें कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम ले सकें, क्रॉप रोटेशन को हम ले सकें, एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत अच्छा इसमें संदर्भ आता है। और जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं,
पेस्ट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उनको हम ले सकें, और जिससे कि हम मृदा की उर्वरकता को, उसकी फर्टिलिटी को बचा सकें, पानी के रिसोर्सेज को बचा सकें। नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात भी इसमें आती है, जैसे हमारे जंगल हैं, हमारे समुद्र हैं, हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, इन सब को बचाना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे हमें कदम उठाने हैं जिसमें कि जो वाटर लॉगिंग को मतलब वो बढ़ा सकें, पानी को इकट्ठा हो सके, क्योंकि हमने मद्रास जैसे, चेन्नई जैसे शहरों में देखा है कि वहां पर तालाबों के ऊपर बस स्टैंड, एयरपोर्ट सब बन गए हैं, सीमेंटेड हो गया है, जिसके कारण लगभग हर वर्ष वहां पर वर्षा के बाद बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति आती है। तो फिशरीज को हम मैनेज कर सकें। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कूड़ा बहुत होता है और कूड़े का प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसका रिसाइकलिंग का प्रोग्राम कैसे लिया जाए, ये इसमें आ सकता है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इसमें आ सकता है, जिससे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें। बहुत शहरों में हो भी रहा है, अभी हमारे अपने शहर में भी बहुत सारी बसेस अभी शुरू हुई हैं, और बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में तो हम शुरुआत से देखते ही हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी अब बहुत सारे सड़क पर दिखते हैं, अभी थोड़े ज्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस बात पर ध्यान देगी, जिससे कि हमारा कार्बन एमिशन और कंजेशन थोड़ा कम हो सके। और इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं, तो मैं ये मानती हूं कि शिक्षा हर जो भी हमारी कमी है उसको दूर करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं, बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, बड़े बड़े ऑफिसेज में उनके एम्प्लॉयज के लिए। एक बात आती है CSR की, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, या बैंक्स हैं, या और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, ये लोग कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं गांव में, किसी को स्कूल को, कोई लोग कुछ अडॉप्ट करते हैं, कुछ और जगहों को अडॉप्ट करते हैं, और वहां पर कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए, और लेबर प्रैक्टिसेस वहां पर ठीक हों, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वो लोग प्रोग्राम करते हैं। ये सब के सब एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। पानी साफ हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो। एक चीज होती है सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, इसमें हम जैसे बहुत सारी चीजों को रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करके हम बहुत सारी चीजों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। और अंत में मैं कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगी यहाँ, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं आती हूँ, कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, लगभग 2014 से ये आरंभ हुआ है। और मतलब ये विश्व में एक बहुत बड़ा डेटा और बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारे संदर्भ में आता है भारत के लिए, कि हमने बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए हैं, जिससे कि बाहर टॉयलेट जाकर और मृदा का जो भी, जिस तरह की भी दिक्कतें होती हैं, प्रदूषण होता है, वो सब काफी बचा है। इसके साथ साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, हमने भारत में बहुत सारे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत में चल रही है। स्मार्ट सिटीज का एक मिशन चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे सिटीज को, जो छोटी सिटीज थी, जैसे मेरा अपना शहर भी छोटा शहर है, वो भी स्मार्ट सिटी बनने के लिए बहुत सारे वहां बदलाव लाए जा रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें भी बहुत सारी चीजों को अपनाया जा रहा है, जिससे कि जलवायु में परिवर्तन न आए, और उसको देखते हुए एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की जाए। फॉरेस्ट और जंगल और बायोडाइवर्सिटी, जिसमें सभी जीव जंतु आते हैं, जिसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर का नाम बहुत सुना है, तो ये हमारे देश में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। इसके साथ साथ उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय के नाम से है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सबको देती है, और सस्टेनेबल एनर्जी के यूज के बारे में भारत में लोगों को बताती है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा सफल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक
QI बहुत सारे शहरों में अभी ज्यादा है, मेरे शहर में कम है लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में काफी ज्यादा है, अभी ये चल रहे हैं। तो भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, वो बहुत कमिटेड है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ें, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है, जैसा आप कह चुकी हैं कि विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है, दहलीज पर है। तो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ज्यादा समय लिया हो तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं बात को अपनी यहीं पर रोकती हूँ। हमारे सभी वक्ताओं का स्वागत है। धन्यवाद वैभवी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मीता जी। और चूंकि मेरी इच्छा थी कि शतकीय पारी मैं आपसे शुरू करूं, और बहुत सारे दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिवादन करना भी ज़रूरी है और हमारे वक्ताओं को सुनना भी ज़रूरी है। समय का अभाव है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम सभी का नाम लें। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और सभी को पुनः शतकीय पारी की शुभकामनाएं। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। राज दीवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनीता मल्होत्रा जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ मनोज पोद्दार जुड़े हुए हैं, राही राज जी जुड़े हुए हैं। उड़ान से एक आईडी है, उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई लिख के भेजा है, बहुत बहुत आपको भी बधाई और बहुत साथ आप सभी ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं और चंद्र प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कवि गणपत लाल उदय जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और विभा प्रकाश जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है दीदी आपका, बहुत अच्छी कवित्री हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चूंकि शतकीय पारी हम खेल रहे हैं, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं जरा उनको अपने स्टूडियो के अंदर ले लेती हूँ क्योंकि उनका भी वक्तव्य सुनना जरूरी है। हम सतत विकास की ओर अग्रसर हैं, जैसा कि मीता जी ने अपने वक्तव्य में कहा। बाकी सारी चीजें उन्होंने पर्यावरण से लेकर विकास तक की जो यात्रा होती है, उन यात्रा को खंगालने की कोशिश की। और पहलू में बहुत कुछ है, हम विज्ञान की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, जहाँ पर आर्थिक मजबूती किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, कुमार राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक मजबूती करना और साथ में सामाजिक समावेश की जहाँ हम बात करते हैं, हमारे साथ विज्ञान के शिक्षिका मौजूद हैं, मीनल जी, हमारे साथ वसीम जी समाज शास्त्र के शिक्षक हैं, धर्मेंद्र जी समाज शास्त्र के शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं। तो जब हम बात करते हैं, वसीम साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि सुनीता जी आखिरी वक्तव्य आपका रहेगा, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, आज आप पर्यावरणविद के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं चाहूंगी कि सबका वक्तव्य सुनने के बाद आप उसका जो सार होगा वो आप प्रस्तुत करें। वसीम जी समाज शास्त्र के आप ज्ञाता हैं, और चूंकि कहा भी गया है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता या तो वो ईश्वर है या फिर वो दानव है। तो चूंकि हम समाज में रहते हैं और सामाजिक सरोकार की जब बातें करते हैं, तो ये सतत विकास किस ओर हमें लेकर जाएगा, और क्या आपको लगता है कि समाज को एक करने के लिए अ, इसका कोई खास मतलब योगदान है, या फिर आपको क्या महसूस होता है कि जब हम चार पहलू को लेकर चल रहे हैं, जहां पर एक सामाजिक सरोकार की भी बात आती है, तब आपके जहन में क्या बात आती है? सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बहुत एक वाजिब सवाल आपने कहा है। इसके लिए मैं एक दो चीज़ें यहाँ पर कंपेयर करूँगा, दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि एक तो सतत विकास को लेके जो सोच है, वो कैसी होनी चाहिए और उसको कितनी मात्रा में किया जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुछ करने के या कुछ लक्ष्य निर्धारित अगर हम कर लें और उसको हासिल करने का प्रयास करने लगे तो कई बार हमसे बहुत ज़्यादा भी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसका मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पर लूँगा। एक पहला उदाहरण है बुलेट ट्रेन का, जापान का। तो 60 के दशक में जब बुलेट ट्रेन शुरू हुई और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ जापान में,
तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्या ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं? पहला सवाल यही था कि इतना क्योंकि सारे ट्रैक्स नए बन रहे थे, पूरा उसकी फेंसिंग हो रही थी ट्रैक की, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं। तो लोगों को लगा कि शायद ये काम नहीं करेगा। होता है ना कि एक हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं चीज़ों को लेके। बट जो लोग काम कर रहे थे, जिनका विज़न था, वो जानते थे कि ये काम करेगा। और फिर बाद में हमने देखा कि 80 के दशक तक आते-आते यूरोप के बहुत सारे देशों ने उसी आइडिया को कॉपी किया और उन्होंने भी अपने यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स चलाई। क्योंकि ये बहुत बड़ा माध्यम बना, जैसे कि मैम ने पहले ही बोला था, मीता मैम ने, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा किरदार निभा सकता है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में। अगर हम अपने दिल्ली में जैसा हम देखते हैं ऑफिसेज में लोग निकलते हैं तो एक कार में एक इंसान ड्राइव करके जा रहा होता है। अगर उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या कार पूल कर लें, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। सेम रूट से जाने वाले अगर एम्प्लॉय हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो एक कार से जा सकते हैं। तो उसका रिजल्ट देखने को मिला बाद में। बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 20-30 साल के बाद उसके रिजल्ट्स देख। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अप्रोच में यही सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि इसमें टाइम लगेगा, समझ आएगा थोड़ा सा। लेकिन आपको अगर आप प्रोसेस पे एकदम ऑनेस्ट हैं, एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो कि सरकारें मुझे लगता है बिल्कुल कोशिश कर ही रही हैं, तो हमें 10-15 साल के बाद उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारे भारत का ही एग्जाम्पल है, वो ये है कि जैसे हमने देखा है कि जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के बाद फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, उर्वरक का। तो क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और मैंने ये किया है, इसलिए मैं ये साझा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि वो क्या करते हैं खेत में, कैसा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इतना इतना खाद लगता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो मैंने कहा आपने इस मिट्टी को टेस्ट करवाया है? तो उन्हें जानकारी नहीं थी कि अच्छा टेस्ट भी होती है क्या। मैंने कहा हाँ, हर मंडल में एक लेबोरेटरी बनाई हुई है सरकार ने, आप जरा जाके वहां पर पता कर सकते हैं। अगर जरूरत है नाइट्रोजन की तभी नाइट्रोजन डालें ना, वरना होगा क्या कि टाइम के बाद हम सोच रहे हैं कि हम सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको, उससे उल्टा हमारी जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊपन खत्म हो रहा है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि गांव देहात में भी हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि हमारे जो हमें अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो अगर हमने एक पहलू में मिट्टी ही बचा ली, तो शायद हम बहुत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे बाकी देशों से, कि हमारी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होगी, तो हमें फर्टिलाइजर्स पे ना तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना ही उसके प्रोडक्शन में जो हमें कार्बन फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। और तीसरा ये कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो 18 से कम आयु के बच्चे हैं, तो उनको क्या है कि एक जनरेशन है, ये जेनजी जिसे कहते हैं, तो उससे हर चीज़ प्रीपेड यानी बहुत जल्दी चाहिए। तो उनको ये रियलाइजेशन देना, उनको ये सिखाना कि कुछ चीज़ों के लिए वेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण होगा सही समय पे चीज़ों का होना, तो वो भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा। तो यही मेरे विचार थे जो मुझे कहना था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वसीम साहब, और बहुत अच्छी बात आपने कही। और देखिए, हर वक्ता के अपने विचार होते हैं, और मुझे लगता है कि तब आनंद आएगा इस परिचर्चा में जब आप लोग एक दूसरे से अ, मतलब क्वेश्चन करेंगे या एक दूसरे को काटेंगे। अगर आपको लगे कि कहीं किसी की बात से आप असहमत हैं, तो आप ज़रूर फिंगर अप कीजिए और उस बात को काटिए। असली परिचर्चा का मज़ा मीता जी तभी आएगा जब हम सहमत हो जाएँगे, तो थोड़ा-सा लगेगा कि चलो ठीक है, सब एक दरअसल विभा जी, आज विषय ऐसा है कि जी, सब जी, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जुड़े क्योंकि हुए सभी रहेंगे। कि लेकिन मैं सोच सस्टेन रही हूँ, चूँकि मैं तो एंकर हूँ ना, मेरा तो काम ही है अ, और पानी में आग लगाना। तो फिर मैं चलिए, कोशिश कर रही हूँ कि आज किसी तरह क्रॉस क्वेश्चन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ख़ैर आज आपने जिन वक्ताओं को बुलाया है, वो सारे, क्योंकि हम सब शिक्षा से जुड़े हैं, तो हम जी, सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। शिक्षा से बिल जुड़े हैं, हम जुड़ते हैं। तो आज कोई विषय और रखिएगा, तब उंगली उठाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं चाहूँगी तब वो आनंद आएगा, और वो उस आनंद का हम बहुत आनंद उठाएँगे। और हमारे साथ हमारे पटल के संयोजक अ
आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। और राजीव जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे शतकीय पारी की। कभी सोचा नहीं था कि हम 1 एपिसोड से 100 एपिसोड तक पहुंच पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज और बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन फिर कभी कहेंगे। आज तो हम महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं और विज्ञान की शिक्षिका हमारे पास मौजूद हैं। तो सतत विकास में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। और जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो एक विज्ञान के टीचर के पास हम जरूर पहुंचेंगे। और मीनल जी, पहली बार आप हमारी परिचर्चा का हिस्सा बनी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं चाहूंगी कि विज्ञान क्या कहता है सतत विकास के लिए। धन्यवाद मैम। मंच पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। विज्ञान के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों में सतत विकास की प्रक्रिया क्या है, इसके क्या उपयोग हैं और हम ये कैसे इसके गोल्स को प्राप्त करेंगे, इसके लिए जो बच्चों में एंथुजियाज्म होता है, जो बच्चों में उनके आइडियाज होते हैं, उनको बाहर निकालना हमारे लिए बहुत इस समय मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हमारी जेन जी है, वो बहुत ज्यादा ही जल्दी से रिजल्ट लेना चाहती है, इसीलिए वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती है और उनके लिए एक इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट बिल्कुल वो निग्लेक्ट कर देती है उसको। उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक साइंस टीचर हूँ और मैं जब भी पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज उन्हें पढ़ाती हूँ, तभी भी वो कहते हैं कि मैम ये बहुत बोरिंग है। तो उनका इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम उन्हें उनके हार्मफुल इम्पैक्ट बताते हैं, जो कि दुष्परिणाम होते हैं अगर हम प्रकृति को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। हम उनके संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं करेंगे और इस तरीके से उपयोग नहीं करेंगे कि हमारे भविष्य के लिए भी वो अवेलेबल हों, वो रहे। तो इसके लिए मैं जो ESD अप्रोच को बहुत ज्यादा मानती हूँ। ESD मीन्स एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम ऐसे टेक्निक्स को बच्चों को सिखाएं और बच्चों को सिखाते हैं और पढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से वो उन टेक्निक्स को और अपने आइडियाज को ऐसे डेवलप करें जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के जो गोल्स हैं वो हम प्राप्त कर सकें जल्दी से। तो ऐसे में बहुत सारी एक्टिविटीज हम कराते हैं जिससे बच्चे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएं, इको फ्रेंडली हो जाएं। और इसमें बच्चों से ही हम क्या डिस्कशन करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि वो अगर हमारी जगह होते तो वो क्या करते। इसके लिए पाठ्यक्रम भी बनाया गया है। जैसे अभी हमारे स्कूल में प्री एजुकेशनल वोकेशनल कोर्स हुआ था, उसमें गार्डनिंग सर ने इंट्रोड्यूस किया था, गार्डनिंग विषय को रखा था। बच्चों को गार्डनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब उन्हें इसके फायदे पता चले और उन्होंने गार्डनिंग खुद करना शुरू किया, तब उनको इसके बारे में फायदा मिला और वो खुद से ही अलग अलग तरीके से जो जैविक खाद होती है वो खुद से ही बना के लाने लगे और उसको यूज करके देखने लगे। इससे उन्होंने क्या किया, अपने ही प्लांट्स और अपने ही न्यूट्रिशनल गार्डन खुद ही बनाया और खुद ही अलग अलग तरीके से उन्होंने खाद बना के उसका फायदा और उसके जो कुछ प्रॉस और कॉन्स थे वो सब लिखे। और एट द एंड उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस जो गार्डन जो उन्होंने खुद बनाया है उसकी देखभाल वो खुद करेंगे और वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होगी। तो बच्चों को खुद से ही सीखना पड़ेगा, उनको सिर्फ आपको गाइड करना है। वो खुद ही अपने आइडियाज को आपके समक्ष रख देंगे, लेकिन इसमें हमें अपने आइडियाज उनको नहीं देने, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे ही आइडियाज को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, वो अपना नया कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये भी एक तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि बच्चे अपनी आइडियाज को, बच्चे अपने पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए आसपास के वो खुद ही अपने आइडियाज जनरेट कर रहे हैं और इससे अपने आप ऑटोमेटिक अवेयरनेस आ जाएगी, ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। ऐसे हम अवेयरनेस फैलाते हैं शिक्षा के लिए, बहुत सारी रैलीज निकालते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। स्वच्छ भारत अभियान अभी चलाया गया था, तो जिस दिन स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था उसी दिन रोड्स पे सफाई हुई थी और बाद में जो आसपास के लोग थे वो फिर से वैसे ही इग्नोरेंट हो गए थे
और उन्होंने फिर से वहीं पे फिर से कचरा फैलाना शुरू कर दिया और सिर्फ 1 दिन का स्वच्छ भारत अभियान होके रह गया। तो जब हम बच्चों को अपने आइडियाज जी सही कह रही हैं और इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ और ऐसा होता है। और जब हम रोज अगर इस बात का ध्यान रखें तो शायद इस अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे वक्तव्य के साथ आप अपनी बात पूरी कीजिए और मैं फिर कुछ हमारे नए मेहमान आए हैं उनका स्वागत करूंगी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के आइडियाज अपने आप निकल के आए ताकि उन्हें दूसरों को अवेयर करने में हेल्प मिले और हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर दें जो ऑलरेडी अवेयर हो और जिसे किसी भी अभियान की जरूरत ना हो, जो अपने आसपास अपने आप ही अपने माता-पिता को भी गलत करने से रोके, अपने गाँव के आसपास के लोगों को या नेबर्स को ही अपने आप अवेयर कर दे, ना कि हमें कोई रैली निकालने की जरूरत पड़े। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक विज्ञान की शिक्षिका होकर आपने सोशल साइंस का पाठ पढ़ा दिया है सभी को और वाकई ये बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए साधुवाद। और साबिर परवेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिन्न अंग रहे हैं हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के और परिचर्चा में इनकी विशेष भूमिका रही है एक संचालक के तौर पर भी। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, आपने एक संदेश भेजा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं पढ़ूंगी जरूर। आपने लिखा है कि विभा जी और उनकी पूरी टीम को 100 एपिसोड की शुभकामनाएं। तो आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए और मैं आपसे बहुत नाराज हो गई हूँ। खैर कोई नहीं, होता है। राज दीवान जी लगातार बने हुए हैं, बहुत ही शानदार उन्होंने लिख के भेजा। उमंग सरीन जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छी उम्दा शायरा हैं आप और सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ क्योंकि आज हमारा खास दिन है और मैं समय समय पर आपको याद दिलाती रहूंगी कि आज हमारा खास दिन है। और कशिश गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शायद पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका स्वागत है। जो किसी का नाम अगर रह जाए तो मैं बहुत माफी चाहूंगी क्योंकि इतने सारे नाम हैं तो मैं नहीं पढ़ पा रही। मेरी बहुत प्यारी सहेली, मेरी बड़ी दीदी निधि भार्गव मानवी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं क्योंकि वो भी समाज शास्त्र पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं और समाज की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। एक प्रश्न धर्मेंद्र जी, एसडीजी का उद्देश्य है कि 2030 तक दुनिया से गरीबी चली जाए, क्या आपको लगता है संभव है? क्या कहेंगे? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक बंद है। पहले तो सबसे पहले 100वें एपिसोड की सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी विद्वान जनों को नमस्ते मेरा। और एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 17 गोल तय किए गए हैं। उनमें से एक गोल है कि वैश्विक रूप से जो गरीबी है उसकी समाप्ति। तो वैश्विक रूप से गरीबी की समाप्ति के लिए हम क्या है उसके लिए प्रयासरत हैं, हम लगातार विकास कर रहे हैं। गोल हमने इसीलिए सेट किया है कि हम उसको तय कर पाए। अगर हम तय कर पाते हैं तो ये पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम उस तय करने के रास्ते में हैं, रास्ते पर हैं और रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां और परेशानियां आएंगी सामने। लेकिन रास्ता जो गोल तय किया गया है उसके लिए सारी दुनिया के जो अभी COP28 कन्वेंशन ऑफ एनवायरनमेंट पे जो मीटिंग हुई है दुबई में, तो उसमें भी एजेंडा सेट किया गया। तो हम गरीबी को हटाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार जो है बाकी UNDP, WHO बहुत सारी वो लेके आती है योजनाएं। तो उन योजनाओं का लाभ जो है वो सबको मिल जाए तो हो सकता है कि इस हम गोल को पा सकें। लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि 2030 तक हम उस गोल को पूर्णतः प्राप्त कर लेंगे। जी, बहुत संक्षिप्त वक्तव्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी, लेकिन हम चाहेंगे हम आपको और सुने। और जहां पर हम लोग की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, हम ग्रह की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ एक जगह समावेश होना बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है कि सबको एकत्रित करना, एक जगह लेकर आना सारी चीजों को। सारी अच्छी अच्छी चीजें एक जगह कैसे आ सकती हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये संभव है कि सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जहां शांति भी हो, आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो, सब कुछ हो, दुनिया खूबसूरत हो, हम ये कह सकते हैं? हाँ, इसके बारे में मेरा सोचना ऐसा है कि सभी चीजें
इंसान अपने विवेक से और जो दुनिया है, जो हम दुनिया जैसी दुनिया हम देखना चाहते हैं अपने सामने, हम उसको एक तय कर सकते हैं, एक उसके लिए आईना तय कर सकते हैं, एक रास्ता तय कर सकते हैं और उस सारी चीजें, शांति, भूखमरी और गरीबी सब चीजें हट जाएं दुनिया से, इसको लेके हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव तो यहाँ कुछ नहीं कि जो हो ना पाए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। जी बहुत अच्छी मैं बात। और क्या जी जी। मैं कहना चाहूंगा कि सतत जो विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। पहला जो है सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा पर्यावरणीय है। तो हम जो तीनों डायमेंशन हैं उनको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, इसीलिए बहुत सारी चुनौतियां, पैंडेमिक और बहुत सारी आ रही हैं। जैसे कि हमारी मेरी गुरु और हमारी आदरणीय मैम ने अभी कहा कि 1920 के आसपास से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात होने लगी थी। मैं उसको थोड़ा और पहले लेके जाना चाहूंगा। 1909 के आसपास गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज, और उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें पेट भरने के लिए वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं दिया। तो जहां हमें आजकल प्रदूषण है और असमानता है, गरीबी है, एक तरफ चकाचौंध है, तो ये सब जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, तो वो उसका कारण यही है कि कुछ लोग पेट ही भरते जा रहे हैं और कुछ लोगों को पेट भरने के लिए भी रोटी बड़ा मुश्किल से मिलती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो गोल तय किए गए हैं उन गोल पे वर्क किया जाए। और समाज में क्या है, सामाजिक सामाजिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी। जब तक सामाजिक सतत विकास नहीं होता तब तक हम दूसरे आर्थिक पहलू को या पर्यावरणीय पहलू को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और सामाजिक सतत विकास के लिए सबसे जरूरी और सबसे अहम है शिक्षा। जैसा कि हमारी आदरणीय मीनल मैम ने कहा, वसीम सर ने कहा, तो शिक्षा सबसे जरूरी है। और शिक्षा को हम जैसे एसडी का इन्होंने जिक्र किया, एसडी का हम ले सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भौतिक, जैसे आजकल विकास, जैसे हम आर्थिक विकास की बात करें, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज और रियल एस्टेट और इसके अलावा फैक्ट्रीज, जो उनमें होने वाला प्रदूषण है, उनमें जो चीजें, उस पर भी सरकार को कुछ काम करना चाहिए कि असमानता ना फैले, कि उन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल हो और जो दूसरा निचले तबके का जो वर्ग है उनको भी क्या है, ऊपर आने का मौका मिले। तो एक इसमें मैं गांधी जी की एक बात ऐड करना चाहूंगा। गांधी जी ने 1909 में टू द हेल्थ एक लेख लिखा, टू द हेल्थ। उसमें कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 3 चीजें सबसे जरूरी है, वो है स्वच्छ हवा, पर्यावरणीय पहलू है ये, स्वच्छ हवा, भोजन और स्वच्छ जल। आजकल आपको सभी लोग जानते हैं कि जल की बहुत कमी है, स्वच्छ हवा की बहुत कमी है। दिल्ली और जैसे बड़े बड़े शहरों में जो एनसीआर कर रहे हैं, AQI बहुत पार चला जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सब परिणाम है उसका कि हम सतत विकास में निरंतर फेल होते जा रहे हैं। हम भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर ले या कुछ कर ले, लेकिन हम कहीं भी अपना जो लक्ष्य जो है, लक्ष्य तय करने में हम पीछे रह रहे हैं। तो लक्ष्य तय करने के लिए जरूरी है कि हम अपने इतिहास से थोड़ा सा सीखें। जैसे कि मैं एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा, हड़प्पा सभ्यता का, सर जानते होंगे, ऐसा शिक्षक हैं इतिहास के। हड़प्पा सभ्यता के टाइम जो उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल था, वो मॉडल हमें आज तक नहीं मिल पाया, आज तक। अगर हम वो डेवलपमेंट मॉडल अपनाए तो हमें विकास होगा। दूसरी एक बात और कही गांधी जी ने, उसके बाद मैं अपनी व्याख्यान का अंत करूंगा। गांधी जी ने कहा कि हमें कोई भी कम से कम प्रयोग, आयातित चीजों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे आसपास होने वाला भोजन है, जो 15 से 20 किलोमीटर दायरे में होता है, आसपास की चीजें हैं, आसपास की वस्तुएं हैं, तो उन चीजों का हम प्रयोग करें। उससे हम क्या है, सामाजिक तौर पर, पर्यावरणीय तौर से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। अगर हम आसपास के फल मंगाते हैं, आसपास के पास होने वाले अमरूद, आम या जो भी फल खाते हैं, और हम वहीं पर दूसरे विदेशों से ड्रैगन फ्रूट जैसे फल या दूसरे फल जिनके नाम भी हम नहीं जानते, वो खाते हैं, तो क्या है, उनके लिए आयात करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। जो ट्रैफिक का उसमें खर्चा होता है, ट्रैफिक के लिए वायु प्रदूषण जैसी चीजें होती हैं, ध्वनि प्रदूषण जैसी चीजें होती हैं। तो मेरा यही कहना था कि जो एक प्रोग्राम है सरकार का, लोकल फॉर वोकल, तो लोकल फॉर वोकल पे ध्यान दिया जाए और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और आप जैसे विद्वजनों की लगातार कोशिश है तो हम सतत विकास के लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए। और एक प्रश्न आया है संजय जी का,
कि क्या 2027 में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी क्या? खैर, इस प्रश्न का उत्तर हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमारे साथ कुछ और नए नाम जुड़े हैं और राज दीवान जी लिख रहे हैं कि मीनल जी के सौजन्य से वो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप हमारी परिचर्चाओं से जुड़े रहिए और हम आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। बीडी सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। गुर्जर प्रभात सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत। और जब हम सतत विकास की ओर अग्रसर हैं और जहां पर सब कुछ बातें हो गई, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को संभाल कर विकास की ओर अग्रसर होना, ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी देश के लिए, और खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां पर जैसे कि मीता जी ने कहा, गार्बेज की बात कही उन्होंने, इतना कचरा, वो कचरे का पहाड़ है भारत, दिल्ली में अगर मैं कहूँ तो उसका क्या होगा। और जो सांस हम ले रहे हैं वाकई वो बहुत दूषित है। बहुत, अगर हम डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दुनिया में एक नाम करें और मजबूती के साथ खड़े हों, तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, क्योंकि पर्यावरण साथ लेकर चलेंगे, पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हम सभी का अस्तित्व खतरे में है। तो हमारे साथ पर्यावरणविद इस वक्त मौजूद हैं और सारा मतलब सभी वक्ताओं के वक्तव्य आपने सुने, और जो आपके वक्तव्य हैं उनके साथ मैं चाहूंगी पटल आपको सौंप रही हूं। अब आप अपने स्तर पर इस परिचर्चा को एक नई दिशा दें, उसके बाद छोटे छोटे संदेश लेकर आप लोग जरूर तैयार रहें, फिर हम आज के कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। सुनीता जी, स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं ना? सभी स्वस्थ और सब खुश हैं, सब स्वस्थ हैं। बहुत सुंदर परिचर्चा चल रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं विभा जी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहूँगी उनके 100वें एपिसोड के लिए। ये बहुत बड़ा काम है, इतने सालों से वो लगी हुई हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। अच्छे अच्छे हमारे जो साथी हैं, वक्ता साथियों को बुलाकर वो अलग अलग विषयों पर प्रोग्राम करती रही हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो 100वें एपिसोड की, शतक लगाने के लिए, सेंचुरी के लिए, है ना। और मेरे जो साथी वक्तागण हैं उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ। और जैसे कि विभा जी ने कहा, पर्यावरण के बारे में कुछ बात करूँगी। मैं बेसिकली ज्योग्राफी की स्टूडेंट रही हूँ, और एक ज्योग्राफर जो है वो हर चीज़ को टोटलिटी में देखता है, एक समग्रता में देखता है। तो सतत विकास की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आज के समय का प्रासंगिक विषय है और इसकी आवश्यकता है। तो मैं बताऊंगी कि सतत विकास क्या है। सबसे पहले तो इसी बारे में बात करना चाहूंगी कि वास्तव में सतत विकास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और कैसे हम इसको बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं सभी देशों में। केवल एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, क्योंकि एक देश का असर दूसरे देश पर भी पड़ता है। हम सब पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह से, पर्यावरणीय दृष्टि से। तो बहुत संक्षेप में अगर कहा जाए कि सतत विकास क्या है, तो 5 शब्दों में हम इसको समेट सकते हैं कि बिना विनाश के विकास करना। बिना विनाश के विकास करना ही सतत विकास है। आजकल विकास तो खूब हो रहा है, हम देख रहे हैं खूब विकास हो रहा है, पर उससे कहीं ज्यादा हमारी धरती और हमारे पर्यावरण का विनाश हो रहा है, नाश ज्यादा हो रहा है। चाहे वो सड़कें और बिल्डिंग बनाने के लिए वृक्षों को काटने की बात हो, या माइनिंग करने वाली बात हो, जहाँ देखें जगह जगह आपके खनन किया जा रहा है, माइनिंग करने की बात हो, पहाड़ियों को काटने की बात हो, जल का दोहन करने की बात हो, खनिजों और शक्ति संसाधनों का दोहन हो। इन सब संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे विकास के नाम पर वर्तमान और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। जीन ब्रूंश ने, एक फ्रेंच ज्योग्राफर हुए हैं जीन ब्रूंश, उन्होंने इस पूरा जो अति दोहन हो रहा है संसाधनों का, इसको एक नाम दिया है रॉबर्स इकोनॉमी, यानी लुटेरी संस्कृति। ये जो हम इतना विकास कर रहे हैं ना, सब चीजें काट काट के खत्म करके संसाधनों को, ये लुटेरी संस्कृति है। लूट रहे हैं हम पृथ्वी के संसाधनों को।
तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। और ये जो संसाधन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे आपके वन संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, शक्ति संसाधन हो, जितने भी संसाधन हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, इनकी आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगले 50 सालों में हमारा जो पेट्रोलियम है, खनिज तेल, पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। अगले, केवल ज्यादा दूर नहीं है, केवल 50 सालों में, ऐसा रिपोर्ट आई है। अगले 53 इयर्स में नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कोयला, वो भी इंडस्ट्री में, जितने भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसमें कोयला यूज किया जाता है। कोयला अगले 114 वर्षों तक तो है, लेकिन 114 वर्षों के बाद कोयला भी हमारी धरती से समाप्त होने के कगार पर है। इसके अलावा जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स जितने भी हैं आपके, इसमें आपके अभ्रक हो गया, आपके चांदी है, सोना है, और जितने भी जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं मिनरल्स, वो सारे मिनरल्स भी आपके 2050 के बाद कभी भी खत्म हो सकते हैं। ये स्थिति बन रही है। और पृथ्वी पर जल, हालांकि हमारी पृथ्वी पर 71% एरिया में जल है हालांकि, लेकिन वो सारा जल कैसा है? खारा पानी है। केवल 1% जल ऐसा है जो कि यूज करने योग्य है, पीने योग्य है, और वो भी हमारी इंडस्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, हमारे घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, गंदगी निकल रही है, उससे वो जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे सामने, पर्यावरण के सामने, हमारे लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और ज्यादा खतरनाक स्थिति है, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन सतत विकास वास्तव में है क्या, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही हैं। तो 2-3 मैं यहाँ पे डेफिनेशंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे यूएनओ बहुत इंटरेस्ट लेता है इसमें, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। सुनीता जी, आप अपने वक्तव्य में संसाधनों को कैसे हम संजो सकें उसके बारे में भी जरूर वो मैं बताऊंगी, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी वो मैं, कैसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगी, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा कि सतत विकास क्या है? सतत विकास है आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और समाज कल्याण। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तीनों में अगर बैलेंस आ गया, इन तीनों में अगर संतुलन आ गया, तो ही सही मायने में वो सतत विकास हो रहा है। यानी समाज कल्याण भी होना चाहिए, हमारा पर्यावरण भी बचना चाहिए, और आर्थिक विकास भी होना चाहिए। इनका संतुलन ही सतत विकास है। इसी तरह एक और बहुत अच्छे पर्यावरणविद हुए हैं, ब्रंचलैंड, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की जरूरतों की पूर्ति इस प्रकार करे जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर ना हो। विकास तो हम करें, अपने लिए विकास कर लेंगे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है, उनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। सन 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA ने 2015 से 2030 तक के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए हैं, जैसे कि अभी भैया ने बताया था, जिनमें गरीबी उन्मूलन, असमानता को खत्म करना, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, पर्यावरणीय अवनयन को रोकना यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना, पीस शांति, और जस्टिस न्याय, ये सबसे ज्यादा प्रमुखता पर रखे हैं। पूरी दुनिया में इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कैसे हम पीस करें, कैसे हम न्याय लोगों को दिलाएं, कैसे हम गरीबी दूर करें, ये बहुत बहुत जरूरी है ना। तो ये तो कुछ बात हुई कि सतत विकास क्या है। अब हम बात करते हैं कि सतत विकास की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हम बातें कर रहे हैं इतना। जैसे कि मैडम ने, नीता जी ने बताया कि 1920 के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू हुई है, लेकिन ये बात क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा ले चलती हूँ अपने उन सुखद दिनों की तरफ पीछे, जहां पर लोग रहते थे पर उनके पास ना तो मोबाइल था, न टीवी था, न स्कूटर था, न गाड़ी थी, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश थे, है ना। साइकिल से आते जाते थे, मनोरंजन के लिए धूमधाम से त्योहार मनाते थे, होली दिवाली पर आपस में मिलते थे प्यार से, सोशल लाइफ भी बहुत सुंदर थी, है ना। सब एक दूसरे की मदद करते थे। तब ना कोई एयर पोल्यूशन था, ना कोई वाटर पोल्यूशन था, ना कोई नॉइस पोल्यूशन था। खाने पीने की चीजों में शुद्धता थी, प्योरिटी थी। अब आज हम देखें फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, सब में केमिकल्स हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
है ना। तो वो हमारे बहुत ही पुराने दिन जो थे ना, बहुत सुनहरे और बहुत सुंदर दिन थे, है ना। एक्चुअल में मैं ये मानती हूँ कि जिसे हम पुराना कहते हैं ना, वो सबसे साइंटिफिक जमाना था, सब चीजें बहुत वैज्ञानिक थी, जिसे हम पुराना कह के डिस्कार्ड कर देते हैं आज के जमाने में। क्यों साइंटिफिक था? क्योंकि उस समय लोग प्रकृति और नेचर को भगवान के रूप में पूजते थे। तरु देवो भाव, यानी वृक्ष देवता है, वरुण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देव, मतलब प्रकृति के हर रूप को डिवाइन मानकर पूजते थे हमारे जो पूर्वज थे। और जिसकी पूजा की जाती है उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये भाव होता था उनका, है ना। तो आज भी हमारी जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने प्रकृति को बहुत प्रोटेक्ट किया है, संरक्षित कर रखा है। यहाँ राजस्थान में जोधपुर साइड में एक विश्नोई जनजाति है, वो लोग पेड़ों को अगर कोई काटता है तो आज भी उसको मृत्यु दंड देते हैं। वृक्षों का इतनी वो रक्षा कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि मृत्यु दंड बहुत बड़ी चीज होती है। एक पेड़ काटने पर मृत्यु दंड देते हैं उसको, है ना। तो ये स्थितियां थी पहले। और आज क्या हो रहा है? आज हम देखते हैं कि घर में 4 लोग हैं तो 4 व्हीकल और 8 मोबाइल बहुत आम बात है। और वो भी सब अपने अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में है, कोई किसी से कोई सोशल कनेक्शन नहीं है किसी से। तो क्या हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं? क्या हम ऐसा जीवन चाहते हैं? क्या ये विकास है? क्या ये विकास है? ये एक क्वेश्चन मार्क है ना। तो जैसा मीता जी ने कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो 1920 के बाद से शुरू हुआ, जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और हमारे जो संसाधन थे वो तो सीमित हैं पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है कि खनिज पदार्थ अभी खत्म हो गए तो फिर वापस बन जाएंगे, नो, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये सारे। तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और जो हमारे खनिज पदार्थ थे, जो हमारे रिसोर्सेज थे, वो सीमित होने लगे। नीता जी हमारे पास 8 मिनट है, हो जाएगा मेरा काम है ना। और हम लालची लोग क्या करें? हम लालच को छोड़ना पड़ेगा। हम लालची लोग बिना भविष्य की चिंता किए अंधाधुंध रिसोर्सेज को डिप्लीट करने में लगे हुए हैं, जो हमें और धरती माँ को खतरे में डालने वाला मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती कृत्य है ना। इसीलिए पर्यावरणविदों को चिंता करना स्वाभाविक है और उन्होंने विश्व मंच पर होने वाले जो समिट्स हैं उनमें बिना विनाश के विकास की अवधारणा को मुखरता से उठाना शुरू कर दिया है। प्रारंभ तो हो गया है ये, है ना। तो ये बात हुई कि क्यों आवश्यकता पड़ी सतत विकास की। अब मैं आती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को कैसे हम प्रभावशाली बना सकते हैं, जैसा कि विभा जी ने पूछा था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काफी इस बारे में मुखर है और उन्होंने अपने 5 सूत्री प्रोग्राम दिए हैं जिसके माध्यम से हम इसको बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। जिसमें पहला है टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें कि लोकल रिसोर्सेज, लोकल पीपल और लोकल एनवायरनमेंट के अनुरूप ही टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज किया जाए। जो भी हम विकास करें लोकल लोगों को लेकर करें, लोकल संसाधनों के हिसाब से करें और लोकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखकर करें, ये बहुत जरूरी है। जिसमें कम से कम भौतिक संसाधनों का यूज हो और अपशिष्ट पदार्थ कम से कम हो, ये बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग हो और रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग होना चाहिए और रीयूज होना चाहिए। जैसा मीता जी ने भी कहा था कि संसाधनों का रीयूज और रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, उससे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। तीसरी चीज वो कहते हैं कि वहन करने की क्षमता अनुसार संसाधनों का उपयोग करें, यानी हमारे पर्यावरण में जितनी क्षमता है उतना ही विकास करें। पर्यावरण को नष्ट करके, खत्म करके हम कभी भी डेवलपमेंट नहीं करें, है ना। और चौथी बात वो कहते हैं कि पर्यावरणीय एजुकेशन और अवेयरनेस, जागरूकता और शिक्षा बहुत जरूरी है। प्राइमरी क्लास से ही, ये संस्कार तो बचपन में ही पढ़ते हैं ना, तो प्राइमरी क्लास से ही बच्चों में पर्यावरण और धरती के बारे में शिक्षित उनको करें और उनके संरक्षण के प्रति उन्हें जागरूक बनाएं, तो बड़े होकर वो बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पर्यावरण को। तो बच्चों को सिखाना जरूरी है, जैसा कि मीनल ने भी कहा था। और पांचवी बात वो कहते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिमेंशन, यानी जीवन के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें, ये बहुत जरूरी है। विकास केवल अमीरों के लिए ना हो बल्कि हर वर्ग के लिए हो। लास्ट में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक भी विकास पहुंचना चाहिए। तो समझिए आप सतत विकास की आप बात कर रहे हैं। आदिवासी लोगों और उनकी सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण किया जाना चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाई जाए तो हम अपने सतत विकास को कर सकते हैं। और लास्ट में
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझती हूँ वो आपसे जरूर शेयर करूंगी कि हम जो भौतिक संसाधनों के अति दोहन को रोकने की बात कर रहे हैं ना, वो इतना आसान नहीं है ना। खासकर आजकल की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, जब हर व्यक्ति हर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पड़ा हुआ है, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मेरे पास उससे ज्यादा हो, इस होड़ में आदमी पड़ा हुआ है, तो इतना आसान नहीं है ये सब करना कि हम कर लेंगे। तो इसके लिए एक ही तरीका है, इसको रोकने का एक तरीका ये है, वो है संस्कारित और आध्यात्मिक शिक्षा। बहुत जरूरी है, जिसमें अकिंचन, अचाह और अपरिग्रह की शिक्षा दी जाती है। अकिंचन मीन्स मैं कुछ नहीं हूँ, अचाह मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपरिग्रह बहुत ज्यादा संचय मुझे नहीं करना है। जो ये शिक्षा जब हम बचपन से बच्चों को देंगे, आध्यात्मिक शिक्षा, तो बड़े होकर लालच नहीं उनमें आएगा, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी शिक्षाएं हमें लालच से बचाती हैं और हमें संतुष्ट रहना सिखाती हैं। अगर हम विकास करना चाहते हैं तो लालच को हटाना पड़ेगा और संतुष्ट रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है ना। बचपन से ही यदि ऐसे संस्कार बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करेगा, सहयोग और सहकार के साथ जीवन जिएगा। और जब ऐसे संस्कारी लोग होंगे तो सरकारों को भी सचेत होना पड़ेगा और वे नीतियां भी बिना विनाश के विकास पर बनाएंगी और उन पर अमल करना भी बहुत आसान होगा। मुझे लगता है कि यदि हम सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें तो वही सच्चा विकास है। सतत विकास वही है जिसमें सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें और सबकी आवश्यकताएं। बहुत सुंदर वक्तव्य सुनीता जी, और सभी बातों का समावेश, और जो वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे, उन सबको एक कहते हैं ना, सतत विकास जब हम करते हैं, हम सारी चीजों को इकट्ठा एक जगह करते हैं, तो वो एक जगह करने का काम आपने किया है। और नेहा शर्मा जो कि बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और हमारे कार्यक्रम को कई बार संचालित भी किया है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हैं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ एक नए श्रोता जुड़े हैं, महेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और राज दीवान जी लगातार बने हुए, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सभी का आभार है। और सभी से एक ही गुजारिश है, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, ताकि जो मुहिम हम इतने समय से चला रहे हैं, आज हमने शताब्दी दिवस मनाया है, जो 100 दिन पूरे हुए हैं, 100 दिन परिचर्चा के, ये भावनाएं हैं जिसको शब्दों में हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको जिया है, हमने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मुश्किल वक्त थे, कभी बहुत आसान भी हुए, लेकिन सभी ने साथ दिया, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप सभी ने सतत विकास की ओर एक पहल की है। और मैंने कल एक लाइव प्रोग्राम किया था सभी का धन्यवाद देने के लिए, उसमें मैंने एक बात कही थी कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली पर जो हम कार्यक्रम परिचर्चा चलाते हैं, वो इतना कारगर हो जाए कि किसी बच्चे को गूगल ना करना पड़े। अगर किसी विषय पर वो कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का यूट्यूब चैनल देखें या फेसबुक पेज देखें, ताकि उन्हें वो सारी जानकारियां मिल जाए जो गूगल पे उपलब्ध है। तो एक कोशिश है ये, हो सकता है मेरा बहुत बड़ा सपना हो, लेकिन सपने हर व्यक्ति को देखना चाहिए। मीता जी, चूंकि समय हो गया है, कृतिका शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कृतिका जी भी बहुत बार परिचर्चा से हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत बेहतरीन वक्ता भी हैं। 100 कड़ियों की पूरी करने की बधाई उन्होंने दी है। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और चूंकि समय हो चुका है, अब मैं चाहूंगी कि सभी आप अपनी तरफ से अगर छोटा सा कोई संदेश आज के इस परिचर्चा के लिए देना चाहते हैं तो फटाफट कुछ सेकंड में क्या देंगे वसीम जी? छोटा संदेश। मैं यही कहूंगा कि सिर्फ आगे ही नहीं देखें, अभी का भी देखें, क्योंकि अगर हम अभी देखेंगे तभी आगे का रास्ता हमारा बेहतर होगा। जी धर्मेंद्र जी, छोटा संदेश। मैं कहना चाहूंगा मैम, समाज को साथ लेके ही विकास, सतत विकास है। समाज को अपने हमेशा विकास के नीतियों में साथ रखें। मीनल जी, छोटा संदेश। बहुत शुक्रिया आपका।
मेरा संदेश ये है कि सपने देखना और उन्हें हकीकत के रूप देना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें इसे स्वीकार सकारात्मक रूप से करना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। मीता जी, अंत में क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। एक छंद से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, विकास की अलख जगाएं। चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, विकास की अलख जगाएं। सतत विकास की राह पर, सतत विकास की राह पर अपना संकल्प बनाएं, अपना संकल्प बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद पंक्तियों में समग्रता आ गई, सारी बातें हो गई। सुनीता जी, आखिरी वक्तव्य। मैं यही कहना चाहूंगी कि लोकल से लेकर ग्लोबल स्तर तक यदि सतत विकास की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने से शुरुआत करनी चाहिए। अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और वो भी आध्यात्मिक स्तर पर अपने अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है तो वो सब जगह जहां जाएगा वहां अच्छा ही करेगा, वहां पर विनाश नहीं होगा, विकास ही होगा। बहुत बढ़िया। तो अध्यात्म से जुड़े रहिए, और जहां भी आपको लगता है कि आप स्वयं कुछ कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो जरूर करें। किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। सतत विकास तभी संभव है जब हम अपने आप के अंदर बदलाव लाएंगे, और जब मिलकर चलेंगे तो सुंदर समाज बनेगा, सुंदर समाज बनेगा तो सुंदर देश बनेगा, सुंदर देश बनेगा तो सुंदर विश्व बनेगा। तो हम सब मिलकर चलते हैं। पुनः आप सभी को हमारी परिचर्चा के 100 एपिसोड की शुभकामनाएं। और मंगलवार को मीता जी 8 बजे का समय सही रहेगा? मंगलवार को 8 बजे हम एक सेलिब्रेशन का ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हम ग्रुप में, आप सभी जुड़े हुए हैं ग्रुप में, हम स्ट्रीम यार्ड की लिंक दे देंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं, 2 मिनट का अपना संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो यात्रा रही है उसमें एक एक कड़ी आप सब रहे हैं, कैसा अनुभव था, साझा करेंगे। अगले रविवार नई परिचर्चा के साथ 101 एपिसोड में कुछ और धमाल करेंगे। आप सभी का आभार। सुनीता जी विशेष आभार आपका। मीनल जी विशेष आभार हमसे आज के दिन जुड़ने के लिए। वसीम साहब विशेष आभार आपका। धर्मेंद्र जी विशेष आभार, और मीता जी आपका भी विशेष आभार। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगली परिचर्चा का इंतजार कीजिए। अगली परिचर्चा में नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय आपको बहुत बहुत भारत। धन्यवाद। जय। धन्यवाद।